उमेश कुमार शर्मा आज पुनः आपके समक्ष यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। यूके शर्मा हिंदी क्लासेज जो मेरा चैनल है, आप सबको पता है, आप सारे लोग परिचित हैं। निरंतर हम इस पर नई नई बातों को लेकर के आ रहे हैं। जो नागमती वियोग खंड है, नागमती वियोग खंड वस्तुतः यूजीसी नेट, बीपीएससी, यूपीएससी समेत पीजी या सारे विश्वविद्यालयों के पीजी पाठ्यक्रमों में लगभग इसको सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए हमारी योजना है कि जो ये पाठ है, इस पाठ की गहराई में आपको ले चल करके इसकी व्याख्या करूं, और साथ में हम इस सीरीज को लगातार लिए चल रहे हैं। 19-20 व्याख्यान मेरे इसमें होने हैं। सारे पदों की व्याख्या हमें करनी है। फिर आपको सूर पर, कबीर पर और लगभग सारी कविताएं जो बीपीएससी, यूपीएससी और नेट में निर्धारित है, इन सारे पाठ को पढ़ाने की योजना है। तो हम नागमती वियोग खंड आपको पढ़ा रहे हैं। मैं आरंभ में ही आपको बता दूं कि आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यह सेवा आपके लिए सदैव जारी रहेगी। इसका कोई शुल्क नहीं है और न कोई परेशानी है, आप सहज रूप से इसे कर ही सकते हैं। तो हमारे लिए भी और ख़ुद के लिए भी मैं आपको बता दूं कि आज नागमती वियोग खंड का दूसरा पद आप पढ़ेंगे। नागमती वियोग खंड पर वस्तुतः ये तीसरा व्याख्यान है। प्रथम व्याख्यान में मैं इंट्रोडक्शन दिया था, परिचय दिया था, आपको बताया था कि नागमती वियोग खंड क्या है, कहाँ से है और इसके अंदर में किस प्रकार के वियोग का उल्लेख किया गया है। नागमती वियोग खंड किस प्रकार से हिंदी साहित्य की वियोग परंपरा में कैसे अलग है, क्या इसकी अपनी पहचान है, मैंने इसे बताया था। प्रथम पद की व्याख्या हुई थी दूसरे व्याख्यान में। आज तीसरे व्याख्यान को लेकर के इस श्रृंखला में मैं उपस्थित हूँ। आज आप पढ़ेंगे नागमती वियोग खंड पद संख्या 2। कुल मिलाकर के 19 पद इसमें आपको पढ़ने हैं। पद संख्या 2 को आज आप पढ़ेंगे। पाठ जो है सो वो मैं दरअसल व्याख्यान का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें मैं डाल देता हूँ, आप लोग उसे खोल करके देख लेंगे। वो पाठ भी उसमें डाला हुआ होता है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपको यहाँ से बताना शुरू करें कि जब सम्राट रत्नसेन पद्मावती की तलाश में जा चुके हैं और नागमती वियोग को झेल रही है। प्रथम पद में भी आपने देखा कि किस प्रकार से अत्यंत व्यग्र होकर के वो इंतज़ार कर रही है अपने प्रियतम की। लेकिन 1 वर्ष के लंबे प्रवास पर वो हैं, जिस प्रवास के कारण जो वियोग की दशा है, जिसे 12मासा शैली में इसने लिखा है, दरअसल 4-5वें पद से 12मासा की शुरुआत हो जाती है। ये आरंभिक जो पद हैं वो परिचयात्मक है, जिसमें आप आज दूसरे पद को देख रहे हैं। यहाँ पीयू वियोग अस बाउर जियो, पीयू शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है प्रियतम के लिए, अर्थात नागमती इसमें पीयू शब्द का प्रयोग कर रही है दरअसल रत्नसेन के लिए, जिसके वियोग में इसका जो मन है वो बावला हो चुका है। बाउर जीव, यहाँ जीव शब्द का उल्लेख मन के लिए किया गया है। जीवन के लिए भी इसका उल्लेख किया जाता है, लेकिन यहाँ मन के लिए इसका उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से प्रियतम के अभाव में इनका जो मन है वो बावला हो चुका है, पागल हो चुकी है, विक्षिप्ति की अवस्था इनकी आ चुकी है। पीयू वियोग अस बाउर जियो, पपिहा नीति बोले पीयू पीयू। पपिहा एक पक्षी का नाम है जो अपने प्रियतम के अभाव में दरअसल वियोग को झेलती है। यहाँ आप देखेंगे जिस प्रकार से पीयू पीयू का रट लगा करके ये पपिहा अपने प्रियतम को याद करती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ नागमती याद कर रही है अपने रत्नसेन को। पीयू पीयू की रट लगाए हुए है और इसकी जो निरंतरता है, यह निरंतरता निश्चय ही इसके वियोग की दशा को और भी अधिक बढ़ा देता है। अगला जो पद है इसमें है कि अधिक काम दाधे सो रामा। ये काम भावना जो दरअसल अतृप्त काम भावना है प्रियतम के अभाव में, जो कामासक्त नायिका नागमती है, जिसको इसके काम की तृप्ति नहीं हो पा रही है रत्नसेन के अभाव में, इसीलिए वो काम भावना जो कामदेव है वो इसे अत्यधिक दग्ध कर रहा है प्रियतम के अभाव में। जब रत्नसेन नहीं है तो ये काम भावनाएं और भी अधिक उग्र रूप धारण करके नायिका को और भी अधिक वियुक्ता बना रही है और भी अधिक परेशान कर रही है। अधिक काम दाधे सोरामा हरि ले सुआ गयो पीऊ नामा। ये सुआ मतलब
हीरामन तोता जो सूगा है, ये हीरामन, इसने तो प्रियतम का नाम तक हरण कर लिया। जब वो रत्नसेन को लेकर के चले गए तो आखिरकार अब कौन रह गया जिसको ये अपने प्रियतम के नाम से, अपने पिया के नाम से, अपने पति के नाम से संबोधित करे? ऐसा तो कोई बचा नहीं। इसलिए नायिका महसूस कर रही है, संबोधित कर रही है कि ये जो हीरामन है ये कैसा काल बन कर के आया कि हमारे प्रियतम को ही हमसे हर कर लेकर चला गया और नाम सहित वो हमसे चले गए और हमसे दूर हो गए। ये नायिका महसूस कर रही है। बिरह बाण लाग न डोली, इस प्रकार से वियोग का बाण इसे दग्ध कर रही है। वियोग का बाण इस प्रकार से नायिका के अंतस में, हृदय में लग चुका है, ऐसा बाण कि वो डोल नहीं पा रही है, वो हिल नहीं पा रही है। इतना उस बाण में तीक्ष्ण मार है, इतनी मार्मिकता है, इतना दर्द है, इतनी टीस है कि नायिका उसे सह नहीं पा रही है। इसके कारण वो दरअसल हिल तक नहीं पा रही है। बिरह बाण लाग न डोली, बिरह का बाण इस प्रकार से लगा है कि वो डोल नहीं रही है, हिल डोल भी नहीं पा रही है। रकत पसीज, रकत शब्द का प्रयोग खून के लिए या रक्त के लिए किया गया। रकत पसीज, भीज गई चोली। पूर्व के व्याख्यान में या इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, इसमें दरअसल फारसी के ऊहात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसे नायिका की मरण दशा का उल्लेख, शरीर से रक्त का बह जाना, हड्डियों का सूख जाना, मांस का गल जाना, ये सारे के सारे जो वर्णन है वस्तुतः ये फारसी का प्रभाव है और फारसी से हिंदी साहित्य में इसका प्रवेश हुआ। ये जो मलिक मोहम्मद जैसी है, इसके इस वर्णन की परंपरा में निश्चय ही फारसी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण कवि लिखते हैं कि रकद पसीज भीज गई चोली। इस प्रकार से शरीर से विरह बाण लगने के बाद रक्त पसीज गया है, अर्थात रक्त बह रहे हैं, खून निकल चुका शरीर से, जिसके कारण उसके शरीर की चोली भींग गई है। यह प्रतीकात्मक है। जिस प्रकार से वियोग दशा की जो अतिशयता है उसका कवि ने वर्णन किया है, रक्त का बह जाना, चोली का भींग जाना, इस प्रकार का वर्णन निश्चय ही ऊहात्मक शैली है फारसी का, जिसका स्पष्ट प्रभाव हम यहाँ देख रहे हैं। उसके आगे है कि सूखा हिया हार भाव भारी। अब नायिका इतनी दुबली पतली हो गई है प्रियतम के अभाव में। आप तो अब देखेंगे हिंदी साहित्य में तो सबसे दुबली पतली नायिका का प्रयोग किया है ये दरअसल बिहारी लाल ने। इत आवत उत्जात चली 6-7 हाथ, चरी हिंडोले से रहे लगी उसास अनुसात, कि सांस भी लेती है तो 6-7 हाथ आगे हो जाती है और सांस भी छोड़ती है तो पीछे हो जाती है। ये जो नायिका की दशा है, जिसको लेकर के आचार्य शुक्ल ने कहा है कि नायिका लग रहा है कि घड़ी का पेंडुलम हो गई है, घड़ी के पेंडुलम के समान वो डोल रही है। ये जो नायिका की स्थिति है, जिसके लिए कवि ने प्रयोग किया है कि सूखा हिया, हृदय सूख चुका है। 2 रूपों में इसका वर्णन हो सकता है। हृदय का सूख जाना मतलब है कि अंतस में संचित प्रेम का सूख जाना है। दूसरा अर्थ इसका हो सकता है कि जो नायिका के वक्षस्थल है, नायिका के शरीर की जो रौनकता है, जो सौंदर्य है, वो सूख चुका है, उसमें कोई सौंदर्य अवशेष नहीं बचा है। यहाँ कवि इस चीज़ को भी बताना चाहता है। हार भा भारी, ये हार जो स्त्री सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है वह भी अब भार स्वरूप हो चुका है। विद्यापति ने भी वियुक्ता नायिका के वर्णन के क्रम में कहा था कि ये चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, अजहू हरि नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी। की किस प्रकार से चंदन जो शीतलता प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, वह किस प्रकार से तीक्ष्ण हो चुका है, कैसे वो मार्मिक हो चुका है, कैसे वो दर्द देने वाला हो चुका है, किस प्रकार से हार जो है वो भार के स्वरूप में हो चुका है, आभूषण ही भार बन चुका है। वो नायिका की जो कृष्णता है, दुबलापन है, कमजोरी है, उसे वहाँ कवि ने रेखांकित किया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजही सब नारी। दरअसल इसे सामान्य अर्थ में लें तो इसमें सामान्य अर्थ से काम नहीं चलता है। हम देख रहे हैं यहाँ जो वर्णन है कि हरे हरे प्राण तजही सब नारी, अर्थात यहाँ सब नारी शब्द का प्रयोग जो किया गया है ये स्त्री के लिए नहीं है, यह शरीर में अंतर्निहित नसों के लिए प्रयोग किया गया है कि प्रियतम के अभाव में
जब पूरा का पूरा रक्त पसीज गया है नायिका के शरीर से, तो किस प्रकार से जो नाड़ियाँ हैं, जो शरीर में नसें हैं, वो सूख रहे हैं एक एक करके। और यहाँ हरे हरे का अर्थ होता है धीरे धीरे, सने सने, किस प्रकार से सारे के सारे नस जो हैं वो संवेदन शून्य हो रहे हैं, प्राणहीन हो रहे हैं। नायिका का सौंदर्य भी जा रहा है और नायिका प्राणांत की स्थिति में पहुंच रही है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, यहाँ नारी शब्द का प्रयोग नस के लिए किया गया। आगे वर्णन है कि खन एक आव पेट मह सासा, एक क्षण के लिए, खन का अर्थ यहाँ प्रयोग किया गया है, खन शब्द का प्रयोग किया गया है एक क्षण के लिए। एक क्षण के लिए पेट में सांस आ जाता है, जिसके कारण दरअसल जो सखियाँ हैं वो महसूस करती है कि जीवंत है, भी जी रही है। खन एक आव पेट मह सासा, सांसा का अर्थ होता है सांस, खन ही जाहि जीव होई निराशा, और एक क्षण के लिए फिर से सांस का रुक जाना, थम जाना, एक दीर्घ निश्वास का उत्पन्न हो जाना, जो सखियों को दरअसल वो बहुत दुखी कर रही है। उसे लग रहा है कि इसका प्राणांत हो चुका है, वो दुखी हो जाती है। बहुत देर के बाद एक सांस का आना और फिर उसका गुम हो जाना निश्चय ही ये चिंतनीय है, जिसका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। आगे वर्णन है कि पवन डोलावही सींचहि चोला, जो सखियाँ हैं नायिका की उस दशा को देख करके पवन डोलावही, पंखा डोला करके हवा कर रही है कि किसी तरह से जो उसकी दशा है वो ठीक हो जाए, किसी तरह से उसकी जो मूर्छा है, जो वियोग की अतिशयता है वह कम हो जाए, और वियोग के कारण जो मूर्छा की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है वो मूर्छा की स्थिति मिटे। नायिका का यह प्रयास है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पवन डोलावही अर्थात हवा कर रही है नायिका, पवन डोलावही सींचहि चोला, शरीर को सिंचित कर रही है। बिहारी लाल की भी जो नायिका जब दरअसल अपने प्रियतम के अभाव में जब शरीर के ताप बहुत बढ़ गए थे, तो कैसे जो सखियां हैं वो गुलाब जल का छिड़काव कर रही है, कंबल को भिगो करके उससे मिलने जा रही है। यहाँ भी वर्णन कवि ने इस प्रकार से किया है कि उसके शरीर, उसके जो चोले हैं, जो शरीर पर वस्त्र है, उसका सिंचन कर रही है कि किसी तरह विरह के जो ताप है वो कम हो जाए। पहर एक समझही मुख बोला, और एक पहर के बाद मुख में शब्द लौट आते हैं, तो फिर से थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी आशा लौट आती है। सखियाँ महसूस करती है कि इसका प्राणांत अभी नहीं हुआ है, उम्मीदें फिर से जग जाती है। या इसका एक और अर्थ होता है कि पहर एक समझही मुख बोला, नायिका इतना अस्पष्ट संवाद कर रही है, बोल रही है, इतना अस्पष्ट उच्चारण है उसके कि दरअसल वो क्या कहना चाह रही है उसे समझने में ही एक प्रहर लग जाते हैं। सखियाँ उसे समझ नहीं पा रही है कि क्या कहना चाहती है, संवाद अस्पष्ट यहाँ परिलक्षित हो रहे हैं। आगे वर्णन है कि प्राण पयान होत को राखा, प्राण का अर्थ तो प्राण है, पयान का अर्थ होता है जाना, यात्रा करना। ये प्राण जो जा रहा है उस प्राण को कौन रोक रख सकता है? कवि ने प्रश्न किया है और यहाँ प्रश्नवाचक भी है कि प्राण पयान जात को राखा, ये कि प्राण जो पयान होत को राखा, ये प्राण जो यात्रा पर है, दरअसल इस प्राण को कौन रोक ले, कौन बचा ले? जिस प्रियतम के अभाव के कारण नायिका इस तरह से अनुभूत कर रही है, उसे वो महसूस करके ये कवि ने कहा है कि प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम के भाखा। और कौन है ऐसा जो प्रीतम अर्थात रत्नसेन की भाषा को, उसके शब्द को सुना दे कि उम्मीदें जग जाए, नायिका के भीतर जो विरह है, जो मूर्छा है वो टूट जाए। कौन है ऐसा जो संवाद को सुनाए, उस शब्द को सुनाए? कौन है ऐसा जो प्रियतम की स्मृति को दोहरा दे? नायिका ऐसा महसूस कर रही है। आगे वर्णन है, आगे आप देख रहे हैं कि जो टेक है और टेक में जो दोहे का प्रयोग किया गया है, आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि चौपाई और दोहे छंद में इसका सृजन किया गया है। चौपाई आप ऊपर देख रहे थे, टेक के रूप में दोहे का प्रयोग किया गया है। आहि जो मारे विरह के कारण जो हृदय में आह उत्पन्न हो रहा है प्रियतम के अभाव में, वो दरअसल असहनीय है, उसकी वेदना असहनीय है। आहि जो मारे विरह के आग उठे तही लाग, इस प्रकार से महसूस हो रहा है कि विरह रूपी आग जो है वो शरीर में उत्पन्न हो चुका है,
और आग अपने चरम पर है, वियोग दशा अपने उत्कर्ष पर है। प्रियतम के अभाव के कारण नायिका दरअसल इस अवस्था को महसूस कर रही है कि आज जो हमारे विरह की जो आग है वो ऐसे तप्त है, ऐसा जल रहा है कि नायिका उस पीड़ा को झेल रही है, महसूस कर रही है। हंस जो रहा शरीर माह, हंस शब्द का प्रयोग यहाँ प्राण के लिए किया गया है। ये जो प्राण शरीर में वास करता है, जिसके कारण शरीर में संवेदना है, जीवंतता है, वो इस प्रकार से आकुलित हो चुका है। जब पूरे शरीर में विरह की आग लग चुकी है तो प्राण आकुलित हो चुका है और प्राण रूपी हंस आकुलित है और महसूस कर रही है नायिका इस प्राणांत की अवस्था को कि हंस जो रहा शरीर मह पांख जरा जा भाग। ये पंख रूपी शरीर जो है वो जिस प्रकार से जल रहा है विरह की आग में, अब लग रहा है कि उसके भीतर में बसने वाली जो पक्षी है, जो हंस है, उसका उड़ जाना ही अब दरअसल तय है और उसका उड़ जाना ही अब सहज है। इसका वर्णन इसमें किया गया है। दरअसल यह जो पद है, यह जो पंक्ति है जो आपने देखा पद संख्या 2, इसमें वर्णन किया गया है मूल रूप से कि नायिका की जो वियोग दशा है कैसे उसे वो महसूस करती है। इसमें रत्नसेन के अभाव में जो नागमती है वो नागमती की वियोग दशा का उल्लेख किया गया है। साथ में हम देखते हैं कि इसमें भाषा अवधि है, जो छंद है वो दोहा और चौपाई है। यह पद मूल रूप से अलंकृत है, कई जगह पर अलंकारों के प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि कई प्रतीक के माध्यम से, हंस के माध्यम से प्राण को रेखांकित किया गया है। कई प्रतीक हैं जिसके माध्यम से कवि ने नायिका की विरह दशा का उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर के आज के पद की व्याख्या इतना ही। फिर मिलेंगे अगले पद में, उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे।